बिहार की धरती पर संघर्ष की राजनीति का सबसे प्रखर चेहरा, जनता की ताकत और आंदोलन की आग को राजनीति की धारा में बदलने वाला, मजदूरों किसानों की आवाज को संसद और सड़क दोनों पर बुलंद करने वाले और सत्ता से टकराने का साहस रखने वाले। आज जब हम वादे नहीं इरादे की बात कर रहे हैं तो जनता की उम्मीद और सच्चाई को सबसे साफ शब्दों में सामने रखने वाले मंच पर आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार की बात के मंच पर श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, राष्ट्रीय महासचिव माले। दीपांकर भट्टाचार्य जी, स्वागत है आपका CPI-ML के लिबरेशन के महासचिव। अभी आप लोगों ने एक बड़ी लंबी यात्रा की, 2 हफ्ते की यात्रा चली, मतदाता सूची के जो विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के, SIR को लेकर के आप लगातार उस यात्रा में शामिल रहे। और हमको CPI-ML की याद इसलिए सबसे पहले आती है उस मामले में क्योंकि दिल्ली में हम लोगों ने यही सुना कि पहली 2 शिकायतें CPI-ML ने की, उसके बाद शिकायतों का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें गड़बड़ी की जो शिकायतें आई तो सब, और उसका समापन हुआ यात्रा का अभी कल पटना में एक मार्च के साथ। तो हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं कि ये जो SIR की यात्रा हुई और उसके बाद जो समापन हुआ उसमें आपने क्या अनुभव किया और उसको लेकर के आगे की आपकी क्या रणनीति है, क्या योजना है, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, SIR तो जैसे चुनाव आयोग ने घोषणा की ये पूरे देश में होना है, तो बिहार से मैं तो इसको एक हमला मानता हूँ। इस हमले की शुरुआत बिहार से हुई और बिहार जागरूक प्रदेश है। हमला मान रहे हैं? लोकतंत्र किस चीज़ पर हमला मान रहे हैं? बिल्कुल, ये 25 जून को आजकल मोदी सरकार ने नाम दिया है कि संविधान हत्या दिवस, और उस दिवस को मनाने के लिए बिहार को चुना गया और संविधान पर एक बड़ा हमला करके, जो संविधान में सबसे बुनियादी राइट है लोगों के लिए, वोटिंग राइट, उस राइट के छीनने की एक साजिश के साथ इस हमले की शुरुआत हुई। तो मुझे लगता है कि अभी तक फ़र्क ये आया कि हम लोग जब चुनाव आयोग से मिलने गए थे तो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग का कहना था कि 20% बिहार के लोग बाहर रहते हैं। अच्छा। और उनका इशारा था कि ये 20% को बिहार के मतदाता सूची से भी बाहर हो जाना चाहिए। तो कुछ नहीं तो 1.5-2 करोड़ लोगों के नाम काटे जाने की पूरी आशंका थी। तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि बिहार का ये जो आंदोलन है, अभी यात्रा उसी आंदोलन का ही एक पड़ाव था। तो इस आंदोलन ने वो 2 करोड़ के उसको 65 लाख में ला करके रोका है। नहीं तो 2 करोड़ नाम कट सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अभी भी वो खतरा है। बिल्कुल 65 लाख में आप देखेंगे कि 3-4 कैटेगरी है। 22 लाख के बारे में बताया गया कि अब जिंदा नहीं है, गुजर गए हैं, लेकिन पूरे बिहार के हर जगह से खबर आ रही है कितने जिंदा नौजवानों को मुर्दा घोषित कर दिया गया। ये कम नहीं है। तो अगर 10% भी मैं मान लूँ कि इसमें एरर है तो 22 लाख में 2 लाख जो जिंदा है लेकिन मुर्दा घोषित कर दिया गया, उसको लेकर हम लोग शिकायत कर रहे हैं। उस शिकायत से कितना उसमें सुधार हो पाएगा ये तो समय बताएगा। सेकंड, इसमें एक बड़ी कैटेगरी जो है वो है परमानेंटली शिफ्टेड, 35 लाख लोग। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झोल इसी में है, क्योंकि ये एक गलत व्याख्या दी जा रही है। जो संविधान कहता है कि आपको वोटर बनने के लिए किसी इलाके का ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, जहां आप आमतौर पर रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसकी व्याख्या दी है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब है कि ओरिजिनली आप कहाँ के हैं, स्थायी तौर पर आप कहाँ रहते हैं। तो बिहार में जब लॉकडाउन हुआ कोरोना काल में, तो इन लोगों ने तो बताया कि काम के लिए लोग कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जब काम चला गया, लॉकडाउन हो गया, पैदल चल करके हजारों किलोमीटर लोग लौट के इसी बिहार में आए हैं। इससे तो बात साफ है कि ये बिहार के रहने वाले हैं, वो बाहरी नहीं है। तो ये जो 35 लाख लोगों के साथ हुआ है, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा अन्याय है जो बिहार के प्रवासी मजदूरों को एक तरीके से बाहरी बता दिया गया। तो अभी एक लड़ाई तो ये है कि इसमें जिनके साथ अन्याय हो चुका है वो उसमें संशोधन हो, उनके नाम चढ़े। बाकी जो आप समझ रहे हैं कि ड्राफ्ट रोल में जिनका नाम आ गया वो सुरक्षित नहीं है। अच्छा, उसमें से भी नाम कटेंगे? बिल्कुल, क्योंकि वो फाइनल सूची आएगी आपको 30 सितंबर को, 25 सितंबर को एक ड्राफ्ट आएगा और 5 दिन में तब आपको पता चलेगा कि किन का नाम है और किन का नाम नहीं है। इसीलिए पूरे एक तरीके से एक तलवार है
वो आपके ऊपर लटक रही है। SIR इसीलिए कुछ लोग ये समझ रहा है कि भाई पूरा 8 करोड़ मतदाता है तो उसमें अगर 65 लाख लोग मतलब 8% तो 90% तो सुरक्षित है, बाकी 8% जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होगा। वो 8% भी जो है, हमें लगता है कि लोकतंत्र में बुनियादी बात है कि एवरी वोट मैटर्स। एक भी व्यक्ति का नहीं एवरी कटना वोट चाहिए। काउंट्स। किसी के साथ अगर अन्याय होता है वो सबके साथ अन्याय हो जाता है, और यहाँ तो 8% बहुत बड़ी बात है। ये जो आपने यात्रा की उसमें एक हमने फील किया, पता नहीं आप, हम यात्रा को फॉलो करते हुए ये फील किया कि लोगों से आप कनेक्ट नहीं हो रही थी। यात्रा चलती जा रही है, गाड़ियां चल रही हैं, नारे लग रहे हैं, लोगों से कनेक्ट करने का काम आप लोगों ने उस यात्रा में लगता है वो नहीं किया। उसके साथ साथ चल रहा था। बात आप ठीक कह रहे हैं कि अगर पदयात्रा होती हाँ, तो और ज़्यादा हम लोगों से सीधा जुड़ाव हो सकता था। इसमें जगह जगह पर लोग आ रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, कहीं लोगों से संवाद भी हो रहा था। और लेकिन संवाद तो जाता है, जैसे आजकल का जो ज़माना है, बिल्कुल डिजिटल का ज़माना है। जैसे यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कम ही लोग बैठे कम ही बैठे हैं, हैं, हाँ, लेकिन आपके लेकिन इस बात कार्यक्रम का पहुंचेगा। यूट्यूब से जाएगा तो संदेश तो जाएगा सब जगह पहुंचेगा। इसी तरह से यात्रा में आप कितना संवाद प्रत्यक्ष तौर पर कर पा रहे हैं, ये संख्या हो सकता है लिमिटेड हो, लेकिन यात्रा का संदेश तो पूरे बिहार और पूरे देश भर में गया। उस हिसाब से मैं मानता हूं कि बहुत सफल यात्रा रही है। नहीं, इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। जहाँ तक बात हम करें महागठबंधन की कई बैठकें हो चुकी हैं, 5-6 बैठकें हो चुकी हैं, और इन बैठकों में हम देखते हैं कि बात होती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष आपने तेजस्वी यादव को चुन लिया। बात रही सीटों की। अगर हम 2020 की बात करें, 2020 में 19 सीटें थीं CPI-ML को, CPM को, और सबको मिलाकर 29-30 सीटें थीं, और स्ट्राइक रेट जो है वो कांग्रेस से बेहतर रहा था आपका। इस बार सीटों का समीकरण कैसा बैठा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी है साथ में, लेके चलना है। बैठकें हुई हैं, क्या फलाफल हुआ? देखिए, आपने 20 की बात की तो 20 से अगर तुलना करेंगे तो मुझे ख्याल से 20 में तो कोई प्रक्रिया ही नहीं थी। एन वक्त पर जाकर के कुछ एडजस्टमेंट हुआ। इस बार आपको एक गठबंधन दिख रहा है, ज़मीन पर दिख रहा है, एक व्यवस्थित ढंग से वो काम कर रहा है, लोगों के बीच भी जा रहा है, बातें हो रही है। तो हमें तो लगता है कि इस बार पहले से बेहतर हम लोगों के पास एक अनुभव है। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है तो हमने यही कहा है कि जो 19 सीट हम लड़े थे वो बिहार के सिर्फ 12 जिलों से लड़े थे, जिले हैं 38। तो और जहाँ लोग बात करते हैं कि माले की स्ट्राइक रेट अच्छी थी, तो हमें लगता है कि वो थोड़ा आधा सच है। पूरा सच ये है कि जिन इलाकों में माले चुनाव लड़ा उन्हीं इलाकों में कांग्रेस का भी सबसे बढ़िया प्रदर्शन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं इलाकों में राष्ट्रीय जनता दल का भी सबसे बढ़िया प्रदर्शन मतलब हुआ। माले के वोट से फायदा मिला उन लोगों को। माले एक तरीके से एक मास्टर की है, जिसके वोट से समूचे इंडिया मास्टर की है। जो आपका अलायंस कैडर में वोट तो था, सबसे सबको फायदा होता जो है। आपका कैडर वोट था उससे फायदा मिला। नहीं, बिल्कुल हमें लगता है कि तो माले सबसे ज़्यादा इसमें एक तरीके से गरीबों की ताकत, आंदोलन की ताकत, लोगों का भरोसा। तो इसीलिए इस बार हम चाहते हैं कि 12 जिलों के बजाय ज़्यादा जिलों से, कम 20-25 जिलों से चुनाव में हमारी सीधी भागीदारी हो, जिससे फर्क पड़ेगा, जिससे पूरे इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो स्तर उसका आप ऊंचा 25 उठेगा। जिले कर रहे हैं या सीटों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं उस हिसाब नहीं, से? बिल्कुल। अब जिले बढ़ेंगे तो सीटों की संख्या भी कुछ सीटों की संख्या बढ़ेगी। आप मानते हैं कि कांग्रेस से बेहतर स्ट्राइक रेट आपका रहा है? अब ये तो स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, इसमें नहीं, मानने आप ना बताएंगे, मानने का आपने क्या आपने सवाल वोट है। की बात की है। हाँ, कांग्रेस से बेहतर? स्ट्राइक रेट तो देखिए, तो जैसे क्रिकेट में है, ये तो आंकड़े आपके सामने हैं, इसमें तो कोई मानने नहीं, ना वोट मानने उनसे का ज्यादा कोई है। सवाल ही नहीं है। वोट उनसे ज्यादा है, उनके वर्कर्स से ज्यादा है। नहीं, अब वही तो हम कह रहे हैं कि ये तो आंकड़ा चुनाव आयोग ने दे दिया है, इस पर कोई बहस, इसमें कोई विश्लेषण करने की कोई जरूरत तो है नहीं। नहीं, कांग्रेस इस सवाल को हम जरा दूसरे तरीके से पूछते हैं। आपने कहा कि 20-25 जिलों में आप लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक धारणा ये है कि ये जो जिले हैं, जो जहां आप पिछली बार लड़े 12 जिले, जो शाहाबाद का इलाका, भोजपुर का इलाका, ओल्ड गया डिस्ट्रिक्ट, मगध का इलाका, इस इलाके में आपकी प्रेजेंस ज़्यादा है। इसी तरह से कांग्रेस की प्रेजेंस कुछ और इलाकों में लोग बताते हैं, हर पूरे प्रदेश में प्रेजेंस किसी की नहीं बताई जाती है। इसीलिए तो आप उन 38 इलाकों हमने में 38 नहीं कहा। उन इलाकों में आप क्या मान रहे हैं कि 25 जिलों में आपकी वैसी ही प्रेजेंस है बिल्कुल जैसे उस बिल्कुल। इलाके हमें में लगता है कि 38 में 25 का मतलब क्या हुआ, एक तरह से 60%, 50-60%। बिल्कुल। इतने जिलों में बहुत मजबूत माले का नेटवर्क है, आंदोलन का बहुत पुराना इतिहास है। जैसे हम समस्तीपुर से 2 सीट लड़े, मधुबनी और दरभंगा में एक भी सीट नहीं लड़े। जैसे हम आपके देखिए गया से नहीं लड़े, नालंदा से नहीं लड़े। तो ये तमाम इलाके हैं जहाँ लंबे समय से हमारा संघर्ष है और इससे फ़र्क पड़ेगा। हम लोग नहीं लड़े तो वहाँ जितन राम मांझी जी हैं,
हम लोग लड़ेंगे तो उस पूरे इलाके में दक्षिण बिहार में प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा। हम लोग पूरे मिथिला में हर जगह से लड़ेंगे तो मिथिला का प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा। पश्चिम चंपारण में एक ही सीट लड़े, हम जहाँ लड़े सिकटा हुई एक ही सीट हम लोग जीते हैं। पूरे गठबंधन को अदरवाइज पूरा एनडीए हावी रहा वहाँ। तो अगर 2-3 सीट से हम लड़ेंगे पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण के इलाके से, निश्चित तौर पर वहाँ प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा। तो अब एक व्यवहारिक सवाल है कॉमरेड कि ये कैसे फिर हो पाएगा? जैसे सीटें तो बात 243 हैं, निश्चित तौर पर ये बात सबके साथ कैसे हो बातचीत पाएगा? करके सबके साथ बातचीत हो भी रही है सबके साथ। कि देखिए हमारे सामने सवाल क्या है कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले। आजकल ऐसा जमाना है कि हल्का फुल्का बहुमत में सरकार चल नहीं पाएगी। अमित शाह तुरंत जैसे रिजल्ट निकलना शुरू होगा उनका काम भी शुरू हो जाएगा। तो आप मान रहे हैं कि हाँ खरीद तोड़ देंगे, फरोख्त के बाजार भी तो आप गर्म मान हो रहे जाएगा। हैं तोड़ देंगे? आप करें कि अगर बिल्कुल। तो इसीलिए लोग समझते हैं कि सरकार तो तभी विपक्ष की चल पाएगी, बन पाएगी और चल पाएगी जब आपके पास अच्छा खासा बहुमत होगा निर्णायक। तो डिसाइसिव मेजॉरिटी आपको चाहिए। अब वो डिसाइसिव मेजॉरिटी लाने के लिए क्या करना है, किनके कहाँ से लड़ने से बेहतर होगा? तो मुझे लगता है ये कलेक्टिव इंटरेस्ट, ये सबसे सुप्रीम इंटरेस्ट है इंडिया गठबंधन के सामने। लेकिन इसमें और सभी पार्टियों को इस पर सोचना है। हाँ, तो उसको लेकर के एक वो चल रहा है, वो नहीं, मंथन, वो चिंतन मंथन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आपकी और उसका नतीजा सामने सीटों आएगा। की लिस्ट आपने सौंप दी है? सीटों की लिस्ट आपने कुछ सौंपी हाँ, है? हम लोगों ने तेजस्वी यादव तक पहुंचा दी? बिल्कुल बिल्कुल, आरजेडी के पास भी है, कांग्रेस के पास है, सबके पास। देखिए एक कंफ्यूजन इन दिनों हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अगर हम इंडिया अलायंस की बात करेंगे, राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने, आप लोग मानते हैं इंडिया अलायंस के फेस बिहार में तेजस्वी यादव ही हैं, मुख्यमंत्री वही बनेंगे? तो इसमें तो पिछले बार भी थे आप लोग तो वही। साथ देते हैं, सरकार में शामिल नहीं होते हैं, तो सिर्फ साथ। देखिए साथ ऐसी कोई हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, परिस्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर कांग्रेस हमारे पास एक अच्छी संख्या में विधायक हो और कुछ काम करने का मौका मिले, बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट है, अगर हमारे पास अच्छी संख्या में विधायक हो और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का मौका माले को मिले तो हम क्यों छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल तो परिस्थिति पर डिपेंड करेगा कि हमें अगर बिहार में कुछ भी जो हम करना चाहते हैं ग्रामीण विकास के मामले में, महिलाओं के लिए, तो काम करने का ठीक से तो मौका सरकार में शामिल मिलेगा। होंगे? बिल्कुल, उसमें ऐसी कोई हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन हम कांग्रेस ने तो गठबंधन अब में तक है, नहीं उसकी माना ना। सरकार बनेगी तो बिल्कुल शामिल होने का रास्ता भी, वो ऑप्शन हमारे सामने कांग्रेस खुला ने है। या राहुल गांधी ने कभी खुलकर नहीं कहा इस बात से, तो चर्चा है कि तेजस्वी यादव ही चेहरे देखिए होंगे। कहते हैं कि समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, तो बिहार से ज्यादा समझदार प्रदेश कहाँ है? नहीं, आप तो लोगों ने इसलिए खुल के कहने की जरूरत, हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ औपचारिक घोषणा अगर न भी हो तेजस्वी को लेकर के, साफ है चीजें, और वहाँ एनडीए में लाख बार ये लोग कह दे कि नीतीश कुमार ही चेहरा है, वो उतना ही गलत है कि पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है। ये दोनों बात समझ करके चलिए। तो ये तो तय है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या है, अभी अघोषित रूप से भी हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स अगर आती हैं और इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो सीपीआई-एमएल को सरकार में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं है, और शामिल होकर के उसकी पसंद शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय हो सकते हैं। जी, बोले वो तो आगे की बात है, हम ये कह रहे हैं कि अपने हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम कभी सरकार में नहीं जाएंगे। ऐसी कोई पॉलिसी सरकार हमारी में नहीं है। आप जाएंगे, ये परिस्थिति पर है, आप कितना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत कम विधायक आपके पास हो तो फिर सरकार में शामिल तो होने का आपके पास वहाँ जाके एक औपचारिकता के लिए आप जाएंगे, उसमें वो नहीं अच्छा, है। लेफ्ट- अच्छा, लेफ्ट- एक वैचारिक सवाल है कॉमरेड हमारा, मतलब इसी अलायंस से रिलेटेड। आप लोग पश्चिम बंगाल में लेफ्ट मोर्चा है जिसमें एक समय आरएसपी भी थी और फॉरवर्ड ब्लॉक भी था, सीपीआई सीपीआईएम दोनों थे। केरल में आपका एक मोर्चा है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जिसको सीपीएम लीड कर रहा इस मोर्चे में हम लेकिन वैसा कभी कोई रहे नहीं। वैसा कोई मोर्चा बनाने की कभी आपने सोचा नहीं कि बिहार में भी एक ऐसा मोर्चा बनाए जिसको सीपीआईएमएल लीड करे? नहीं, बिहार में हमें लगता है एक मोर्चा तो बना हुआ है। नहीं, आज लेफ्ट का मोर्चा। नहीं, आज की परिस्थिति दूसरी है। आज की परिस्थिति देश में अभूतपूर्व परिस्थिति है। ऐसा हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ था कि जब आपको संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चुनाव की प्रक्रिया इस तरह से चलेगी कि नहीं चलेगी, इतने बुनियादी सवाल हमारे देश में कभी आपके सामने नहीं आए। और ये साफ बात है कि ये इतना बड़ा सवाल है, इतना बड़ा संकट है, किसी एक पार्टी के लिए अकेले संभव नहीं है, किसी एक विचारधारा के लिए भी, वामपंथी विचारधारा के लिए भी अकेले इसको लड़ लेना संभव नहीं है। तो आज ये वक्त की ज़रूरत है कि एक व्यापक मोर्चा बने, जैसा मोर्चा हमारी आज़ादी के आंदोलन में बना था। पूरे आज़ादी के आंदोलन में आज़ादी चाहने वाले एक तरफ और आज़ादी के आंदोलन में बिल्कुल अलग थलग उससे रहने वाले, अलग थलग नहीं, उसके खिलाफ खड़े रहने वाले, वो हिंदू महासभा और आरएसएस की धारा थी। तो आज़ादी के समय जो आज़ादी के दुश्मन थे, आज वो संविधान के भी
49 में जब संविधान पारित हो रहा है, उसी दिन ऑर्गेनाइजर में एडिटोरियल लिखा जा रहा है कि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, ये भारत का संविधान, असली संविधान मनुस्मृति है। तो ऐसे कहने वाले लोग आज मजबूरी है, विडंबना है देश में कि वही संविधान के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए आज आज़ादी के आंदोलन, दूसरे आज़ादी के आंदोलन जैसी स्थिति है, व्यापक एकता चाहिए। और उन तमाम गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह से लेकर के पेरियार से लेकर के पूरे देश के तमाम जो आज़ादी के आंदोलन की धाराएं थी, सभी धाराओं को एक साथ आना। नहीं, हम उस धारा पर सवाल नहीं उठा रहे, हम इंडिया ब्लॉक पर सवाल नहीं उठा रहे। आप इंडिया ब्लॉक में रहिए, हम इंडिया ब्लॉक के अंदर लेफ्ट का एक अलायंस हो, वो है, ये नहीं हो रहा है। तो कहीं सीपीआई सीपीएम के साथ आपका कोई मतभेद है, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। वो स्टेट सेंट्रिक, स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। ऑल इंडिया में हमारे तमाम सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, 5 पार्टी का एक कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल। और पहले से ज़्यादा आपस में सहयोग, संवाद, ये पहले से बढ़ा है। एनडीए के निशाने पर आप लोग अक्सर रहते हैं। हम पूरी लेफ्ट की बात करेंगे, अगर हम कॉमरेड की तो बात उसमें है ही। कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि आएंगे तो बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। कौन कह रहे हैं ये? मतलब एनडीए के लोग कहते हैं कि महागठबंधन के लोग कह रहे हैं, जो लेफ्ट के साथ हैं, लेफ्ट से जिनका एनडीए के लोग तो सत्ता में हैं। हाँ, तो और कानून व्यवस्था को क्या कहाँ पहुंचा दिए, तो आप देख रहे तो हैं। वही तो वो कह रहे हैं कि जो खेतों में लाल झंडे गाड़ा करते थे, आज वो बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की। बिल्कुल लेफ्ट पे बात करते हैं। आज जो खेतों में लाल झंडे गाड़ा करते थे, आज खेतों में क्यों नहीं, मैं भूमि सुधार तो बिहार में उसी हद तक लागू हुआ। वो सीलिंग से फाजिल ज़मीन हो, गैर मजरूरा ज़मीन हो, भूदान की ज़मीन हो, गरीब के हिस्से में थोड़ी ज़मीन तो इसीलिए आया कि लाल झंडा था, तभी तो आया। वो लाल झंडा अगर नहीं होगा तो गरीब के पास तो कोई ज़मीन नहीं होती। लाल झंडा के बगैर गरीब के पास कहीं कोई ज़मीन ही नहीं होती। और आज गरीब नहीं, आज तो भूमि सर्वे का दौर है बिहार में। जो जिनके पास ज़मीन थी, किसान, उन किसानों की ज़मीन धड़ल्ले से अधिग्रहण हो रहा है बिना कोई किसी मुआवजे का, सड़क के नाम पर, भारतमाला परियोजना के नाम पर। तो आज का तो है भूमि असुरक्षा। ये सिर्फ गरीब नहीं, ये तो पूरे बिहार के बहुत सारे किसान वो आज पूरे असुरक्षा में पीड़ित है। भूमि सर्वे जो चल रहा है, एक परिवार के अंदर ज़मीन है और आपस में परिवार के अंदर ज़मीन का बंटवारा हुआ है, कोई लीगल बंटवारा नहीं हुआ है। अब उनसे भी कह रहा है कि कागज़ दिखाओ, कागज़ लाओ। तो इसीलिए आज तो ज़मीन का सवाल बिहार में भूमिहीन से लेकर के एक जिनके पास ज़मीन है, वो सारे लोग असुरक्षित हैं। और आज सबकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो लाल झंडा का मतलब ये नहीं है, लाल झंडा कानून के पक्ष में, न्याय के पक्ष में खड़ा होने वाला झंडा है, संविधान के पक्ष में खड़ा होने वाला झंडा है। और जहाँ भी लाल झंडा होगा वहाँ गारंटी होगी लोकतंत्र की, वहाँ गारंटी होगी सुशासन की, वहाँ गारंटी होगी न्याय की। नहीं, आपने जैसे वो ठीक है, आप लाल झंडे में से आपने लोकतंत्र का रास्ता चुन लिया, कानून व्यवस्था का रास्ता चुन लिया। जिन लोगों ने नहीं चुना, भारत सरकार कह रही है कि हम उनको मार्च 2026 तक ख़त्म कर देंगे। और उसके लिए जो जो आंदोलन अभियान चल रहा है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को ख़त्म करने के लिए, LWE को, उसको आप किस रूप में देखते हैं? वो जो कहा जा रहा है, गृह मंत्री कह रहे हैं, जैसे यहाँ बिहार में आपको कहा गया कि बड़े बांग्लादेशी आ गए, बिल्कुल, और बांग्लादेशी का हुआ खड़ा करके यहाँ पुनरीक्षण शुरू हुआ। एक भी बांग्लादेशी तो मिला नहीं, लेकिन 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से जो आप कह रहे हैं कि ये उग्रवादी है, ये माओवादी है, वो बहाना है। निशाना कौन है? निशाना है कि आदिवासी से ज़मीन ले लेना है, अदानी को दे देना है, जल जंगल ज़मीन सब कुछ उनको सौंप देना है, इसके लिए कर रहे हैं। और सिर्फ वो नहीं, वो सारे पत्रकार जो सच बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। आपने कहा कि वे माले के पास साहस है, साहस तो सबके पास है भी और होना भी चाहिए। तो वो जो भी सच बोलने का साहस है, उन्हीं को कहा जा रहा है कि वामपंथी उग्रवादी है। वो कभी अर्बन नक्सल, कभी रूरल नक्सल, कभी लिटरेरी नक्सल, कभी फिल्म में भी कोई चले जाएंगे तो फिल्मी नक्सल, कुछ भी कह देंगे। तो ये तो जेल में डालने के लिए, आपके मुंह पर उसको बंद करने के लिए एक साजिश है। ये कोई वामपंथी उग्रवाद से निपटने का सवाल ही नहीं है। ये देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने, आज़ादी को ख़त्म करने की साजिश है। और वो छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरे देश में, अभी महाराष्ट्र में कानून बन गया। जिस महाराष्ट्र में जिस समय हमें लगता है कि भगत सिंह जब वहाँ सेंट्रल असेंबली में उन्होंने बम विस्फोट किया था दिल्ली में, हाँ, कि बहरों को सुनाना है, उस समय एक पब्लिक सेफ्टी बिल था और उसके आड़ में भारत में तमाम नागरिकों का अधिकार छीना जा रहा था। आज वैसा ही एक कानून महाराष्ट्र के असेंबली में पारित कर दिया गया।
और वो कानून अगर होगा तो किसी के पास कोई आज़ादी नहीं होगी बोलने लिखने पढ़ने की। तो ये जो अभियान है मार्च 26 तक खत्म करने का, आप उसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, वो अभियान तो लोकतंत्र को खत्म करने वाला अभियान है। बिल्कुल। ऑपरेशन कगार जो है वो लोकतंत्र को उस पूरे ऑलरेडी पहुंचा दिए हैं उस कगार पर, और कगार से उसको कर देने के काम है। ठीक है सर, हम बात करेंगे अगर नीतीश कुमार की। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एनडीए में तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कैसे लग रहा है नीतीश कुमार? आप लोग तो कह रहे हैं। देखिए, नीतीश जी को लेकर बिहार चिंतित है। कैसी चिंता? चिंतित ये है कि नीतीश जी को हो क्या गया, नीतीश जी कहाँ है। पहले जब नीतीश जी शुरू में आए थे तो बिहार की काफ़ी उम्मीद थी, इतनी उम्मीद थी तभी तो जाकर के 15 साल से 20 साल से अभी हैं। लेकिन अब क्या हुआ, वो सुशासन कहाँ चला गया, वो विकास कहाँ चला गया, नीतीश जी कहाँ चले गए। अभी SIR हो रहा है, 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। आपने बिहार के मुख्यमंत्री को एक शब्द बोलते हुए सुना है? पूरा बिहार जिसको लेकर परेशान है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको लेकर बिल्कुल लगता है कि बेखबर है। लेकिन इसीलिए सवाल यहाँ है, हमें लगता है कि लोग चिंतित है कि नीतीश जी को हो क्या गया। मोदी तो कहीं उनके साथ- जगदीप मोदी जी तो धनखर उनके की साथ तरह हैं। जगदीप धनखर की तरह बिहार में भी रहते हुए भी कहीं गायब तो नहीं हो गए? क्या मामला है नहीं, नीतीश जी अभी के साथ? अभी अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ थे, दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा कि 3 लाख 4 लाख आदमी के सामने वो गरज रहे हैं, नीतीश जी 30 मिनट भाषण दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो फिर कहीं गायब हो गए। राजनीतिक तौर पर तो नीतीश जी कहीं दिखते नहीं हैं, और शारीरिक तौर पर जहाँ जहाँ दिखते हैं वहाँ कब क्या बोलेंगे, कब क्या कर बैठेंगे, तो इसीलिए लोग चिंतित है। नहीं, बीजेपी तो उनका साथ दे रही है कि 25 में फिर मुख्यमंत्री बीजेपी को बनाएंगे। तो साथ तो देना ही है। नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके तो बंदूक चलाते रहे हैं लोग। उनको तो मुख्यमंत्री आपको लगता है कि उनको बनाएंगे? उनकी तो मजबूरी है, उनकी तो मजबूरी है नीतीश कुमार, यानी इसीलिए नीतीश कुमार जी को अब, नहीं तो 2024 के चुनाव में नीतीश जी नहीं चले गए होते तो आज ये मोदी 3.0 बनता। जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है उससे भी ज़्यादा निर्णायक परिणाम बिहार से आता और मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनते ही नहीं। और इसीलिए तो उनको नीतीश कुमार जी को हाईजैक करके अपने पास ले जाना पड़ा। अब अंत में सर, हम लोग का भी जो समय आपने दिया है वो पूरा हो रहा है। ये अभी जो नीतीश कुमार ने इतनी घोषणाएं की, इतनी सारी, जो 125 यूनिट बिजली फ्री करना है, महिलाओं को 10,000 रुपए देने हैं, पेंशन तमाम बढ़ाना है, सामाजिक सुरक्षा के पेंशन बढ़ाए गए, ये जो अंत में आकर के ये आखिरी ओवर में जो घबराहट सबसे है, करने- ये आतंक है, आतंकित है। तो इससे आप क्या- देखेंगे विधानसभा में हमारे संदीप सौरभ जी बार बार कहते रहे, और नीतीश जी के कितने वीडियो है कि हमने तो बार बार कह दिया 1 यूनिट भी बिजली फ्री नहीं देंगे। तो 1 यूनिट भी बिजली फ्री नहीं देंगे कहने वाले आज अगर 125 दे रहे हैं तो मामला क्या है? 400 रुपये के पेंशन यही काफ़ी है बोलने वाले, अगर 1100 रुपये का पेंशन दे रहे हैं तो क्या मामला है? आज अभी देखा हमने कि रोजगार के नाम पर महिलाओं को कह रहे हैं 10,000 रुपये आपके खाते में डाल देंगे, आगे उसमें और स्कैन करके देखा जाएगा। तो अभी 2 लाख अब तो देने वाले थे। बिहार के सारे 94 लाख परिवार जो 6,000 के कम कमाई पर हैं उनको अब 2-2 लाख देने वाले थे, नहीं दिया। और 10,000 अगर महिलाओं को आप देंगे तो हमने तो कल कहा यहाँ कि भाई वो पूरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो रंगदार हैं, वो पूरे तमाम जो महाजनी लोग हैं, प्रथा के महाजन लोग हैं। सूदखोर के उनके दलाल हैं, वो तो तुरंत पहुंच जाएंगे सबसे पहले कि 10,000 निकालो, हमारा कर्ज का ये चुकता करो। तो पैसे तो महिलाएं तो खर्च ही नहीं कर पाएंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो सब कर्ज चुकाने में चला चुनाव जाएगा। को कितना प्रभावित करेगा? आप इससे कितने आशंकित हैं कि चुनाव कितना कोई प्रभावित आशंका होगा, का कितना मामला पलड़ा इससे तो एक झुकेगा? बात तो ये हुई कि हम लोग जो कहते रहे हैं, इन सवालों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, ये पूरा एजेंडा तो माले का इंडिया गठबंधन के द्वारा स्थापित किया गया एजेंडा है। फ्री बिजली, ये आपके तमाम स्कीम वर्कर्स के लिए ज़्यादा मानदेय, ये सारी बातें, एजेंडा जो है एक तरह से बिहार का असलियत है। एक हद तक नीतीश जी को अब मानना पड़ा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई चुनाव का मामला नहीं है। लोगों को पता है 1100 रुपये का पेंशन अगर दे रहे हैं, हमने कहा कि 1500 रुपये के पेंशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर 125 यूनिट बिजली फ्री बोल रहे हैं तो 200 यूनिट बिजली फ्री ये इंडिया गठबंधन का वादा है। तो हमें तो लगता है कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, एक तरह से बदलाव जहां भरोसेमंद बदलाव हो तो वो चाहते हैं, और ये इंडिया गठबंधन के जरिए इस बार वो बदलाव आने वाला है। सर, हम रैपिड फायर सेशन की शुरुआत करते हैं। बड़ा खतरनाक होता है सर रैपिड फायर। रैपिड फायर खतरनाक होता है। आप लाल झंडे से ही परेशान हो रहे थे तो फिर आप रैपिड फायर में क्यों जा रहे हैं? महागठबंधन में CPI-ML की भूमिका 2025 में क्या होगी? महागठबंधन को आगे बढ़ाने वाली भूमिका होगी, उसको चलाने वाली भूमिका होगी। EVM पर अभी भी आपका विश्वास गहरा है या आप मतपत्र की ओर जाना चाहते हैं?
नहीं, हमें लगता है कि ईवीएम तो बिल्कुल भरोसा नहीं है पूरे देश को, क्योंकि चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए। ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है और इसीलिए चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद होना चाहिए। बिहार में जातिगत जनगणना पर सीपीआईएमएल का क्या रुख है? हम लोग बिल्कुल इसके बिहार नहीं पूरे देश में इसके पक्ष में हैं और इस जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी की सांप्रदायिक रणनीति है, उसके खिलाफ आपका कोई एजेंडा हो, इस बार आपकी रणनीति हो 25 के लिए? ये तो पूरे 25 के लिए सिर्फ नहीं, पूरे देश के लिए, हमेशा के लिए। नहीं, इस बार बिहार चुनाव के लिए कोई खास नहीं, बिहार चुनाव के लिए अलग से कोई इसके लिए रणनीति नहीं है। हमें लगता है इस देश के लिए अगर सांप्रदायिकता हावी हो जाए और उसी आधार पर तो देश बढ़ जाएगा, देश एक रहेगा नहीं। हम तो चाहते हैं कि इतना बड़ा देश, उसको अगर एक साथ रहना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी संस्कृति को एक साथ लेकर के सबको सम्मान दे करके रहना होगा। 2025 में सीपीआईएमएल कितने सीट जीतने का दावा कर रही है? अभी तो सीट में हमको मिलने दीजिए, कितने उसके सीट? बाद एक लक्ष्य लेके चले होंगे ना? नहीं, हमें लगता है कि जो स्ट्राइक रेट पिछली बार थी उससे भी थोड़ा स्ट्राइक रेट को और बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे। 2025 में बिहार की जनता को सीपीआईएमएल सबसे बड़ा वादा क्या कर रही है? सबसे बड़ा वादा, ये दो वादा है। एक नंबर है कि इंडिया गठबंधन में हम हैं, भरोसा रखिए इंडिया पर, माले इसमें है। और ये सरकार सीटें कम होंगी तो भी तो कंप्रोमाइज करेंगे। सरकार आएगी तो बिहार को एक संविधान के रास्ते पर आगे ले जाएगी। दूसरा माले है, भरोसा रखिए कि सिर्फ सरकार की बात नहीं है, बुनियादी ताकत जनता के पास और आंदोलन में है। वो आंदोलन को हम बिहार में कतई कभी कमजोर नहीं होने देंगे। दीपांकर भट्टाचार्य धन्यवाद कॉमरेड, आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपने समय दिया हम लोगों को।